चाहे वो मंदिर था, मस्जिद था, गुरुद्वारा था, जो जिस पोजीशन में था, अब उसको नहीं बदला जाएगा, उसको नहीं छेड़ा जाएगा। जो जितना ज़हर उगलेगा, आग उगलेगा, नफ़रत फैलाएगा, उसको राजनीतिक फ़ायदा होगा, ऐसा लगने लगा है लोगों को, इसलिए लोग वही रास्ता अपना रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि अगर आप धर्म के आधार पर ये कैटेगराइजेशन करें कि कौन सबसे ज़्यादा कानून का पाबंद है और कौन सबसे ज़्यादा लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है, धर्म के आधार पर आप सर्वे कराएंगे तो मुसलमान उसमें सबसे आगे नज़र आएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जमात इस्लामी हिंद में और हमारे साथ हैं सलीम साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जमात इस्लामी हिंद के। उनसे पूछते हैं जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर लगातार हिंसाएं होती जा रही हैं, उनकी मस्जिदों को तोड़कर एक मंदिर निकालने की दावा किया जा रहा है, जबकि 91 का एक्ट भी बना हुआ है। तो सर क्या लगता है जिस तरह से बोला जा रहा है लगातार कि ज्ञानव्यापी हो, कुतुब मीनार हो, ताजमहल हो, यह और काफ़ी सारी ऐसी जगहें कर्नाटक में भी हमें देखने को मिला कि जहाँ पर भी मस्जिदें होती हैं वहाँ बोला जाता है कि पहले तुम लोगों ने मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई गई, अब कानून के सहारा लेकर हम लोग यहाँ पर जो हमारी शिवलिंग थी उसको निकालेंगे। देखिए, पूरा देश समझ रहा है और जान रहा है कि इस तरह की चीज़ें करने वाले कौन लोग हैं और उनका क्या उद्देश्य है और वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा करना चाहते हैं, ये भी सबको मालूम है। ये एक किस्म की राजनीति के लिए ये सब हो रहा है और राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए समाज को, देश को नुकसान पहुंचाना ये ठीक नहीं है। समाज में नफ़रत का जहर घोलना, समाज में दूरियां पैदा करना, एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करना, ये किसी भी समाज को गलत रुख पर ले जाएगा। तो हम यही समझते हैं कि ये जितनी चीज़ें हो रही हैं 1991 के कानून के मुताबिक अब उन तमाम इबादत गाहों पर, पूजा स्थलों पर जिनकी जो स्थिति 15 अगस्त 1947 में थी, चाहे वो मंदिर था, मस्जिद था, गुरुद्वारा था, जो जिस पोजीशन में था, अब उसको नहीं बदला जाएगा, उसको नहीं छेड़ा जाएगा। तो इस पर पूरी तौर पर अब इसमें ये साफ जाहिर है कि उसके मान लीजिए किसी चीज़ के नीचे कोई चीज़ मिल भी जाती है तो भी ये कानून जो है इसकी इजाज़त नहीं देता कि अब उसको छेड़ा जाए। रही बात ये, अगर इतिहास में कुछ हुआ भी है गलत, मान लीजिए, तो गलत है, मगर उसको आज के नागरिकों का क्या दोष है उसमें? आज के जो हिंदू और आज के जो मुसलमान हैं उनका क्या रोल है? तो अगर ये चीज़ होगी तो देश में कानून के मुताबिक देश चलेगा और देश में सबसे बड़ी बात यह है कि आपसी प्रेम, भाईचारा और सद्भाव को बनाना, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। और हमारे नफ़रत की जो राजनीति है वो इस देश को, समाज को गलत रुख पर ले जा रही है। जमात इस्लामी हिंद इससे बहुत चिंतित है और हम जो कुछ भी हमसे हो रहा है, हम अलग अलग धर्मों के लोगों से भी मिल रहे हैं, अलग अलग धर्म गुरुओं के साथ भी हमारी बैठकें हो रही हैं, उनसे भी हम ये बात कर रहे हैं कि हम सब मिलकर समाज में जाएं और ये जो कुछ एक थोड़ा सा ग्रुप है, एक छोटी सी संख्या है जो ये नफ़रत के रुख पर जा रही है, लेकिन देश की बड़ी आबादी जो है इसको पसंद नहीं करती है। देश की बड़ी आबादी इन नफ़रत फैलाने वालों के साथ नहीं है। तो लेकिन उनको थोड़ा सा खुलकर इसके ख़िलाफ़ बोलना पड़ेगा और उसके देश में माहौल बनाना पड़ेगा, तो उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। सर जिस तरह से अभी नुपुर शर्मा का बयान सामने आया और काफ़ी महंत हैं जो बोलते कि मुस्लिम महिलाओं से रेप करना चाहिए, इस तरह के भाषण देने के बावजूद भी वो लोग बाहर रहते हैं, लेकिन जो लोग उनका विरोध करते हैं, जैसे कानपुर का मामला सामने आया तो वहाँ पर पुलिस गिरफ्तारी करती है। आपने सही कहा है कि जो लोग जानबूझकर ऐसी चीज़ों को भड़का रहे हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको रोका जाना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी यही है कि जो किसी धार्मिक महापुरुष के खिलाफ़ या किसी धर्म के बारे में ऐसी बात कहना जिससे उस धर्म के लोगों को आहत पहुंचती हो तो और जिससे नफ़रत फैलती हो, उसको रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से जो लोग नफ़रत फैलाते हैं, जो हिंसा करते हैं और जो ख़ास तौर से एक ख़ास कम्युनिटी या मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनको राजनीतिक फ़ायदा बहुत होता हुआ नज़र आ रहा है। उनका जो राजनीतिक कैरियर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ऐसा पिछले सालों में देखने में आया है। और ऐसे लोगों को सज़ाएं मिलने के बजाय उनको रिवार्ड और अवार्ड मिलता है, तो जाहिर है कि हम देश को, समाज को गलत रुख पर डाल रहे हैं। तो ये सरकार की भी जिम्मेदारी है और जनता की भी जिम्मेदारी है कि इस तरह की
आचरण को मानसिकता को न बढ़ने दे। मतलब आप ये कह रहे हैं जो जितना ज़्यादा नफरत फैलाएगा उतना ज़्यादा उसको पद मिल जाएगा। ऐसा लग रहा है, पिछले सालों से हम देख रहे हैं जिसने जितनी नफरत फैलाई उसको राजनीतिक तौर पर उतना फ़ायदा नज़र आया, उसको पद जो है उसका तेज़ी से उसका राजनीतिक करियर ऊपर गया। तो ये अफसोसनाक है। तो समाज को इस पर मैं समझता हूँ बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। जो व्यक्ति राजनीति या किसी भी तरह से ऊपर तरक्की करना चाहते हैं वो अपनी क्वालिटी के लिहाज से, अपनी सेवा की जो उनकी क्वालिटी है उसके लिहाज से, अपनी एबिलिटी के लिहाज से उसके मुताबिक तरक्की होनी चाहिए। लेकिन अब ये बन गया है कि जो जितना जहर उगलेगा, आग उगलेगा, नफ़रत फैलाएगा उसको राजनीतिक फ़ायदा होगा, ऐसा लगने लगा है लोगों को, इसलिए लोग वही रास्ता अपना रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है और हम समझते हैं कि ये एक अच्छी बात है कि देश की बड़ी आबादी नफ़रत के इस एजेंडे को स्वीकार नहीं करती और पसंद नहीं करती। और हमें उम्मीद है कि कुछ समय में हमारा देश इस पर काबू पाएगा। सर, जिस तरह से बुलडोज़र का मामला हो या फिर मंदिर मस्जिद को सामने लाकर, तो कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लगता कि जो देश के असल मुद्दे हैं, बेरोज़गारी है, गरीबी है, लगातार लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, रहने के लिए घर नहीं है, उन सबको छुपाया जा रहा है। देखिए ये बात सही है एक हद तक कि अ, देश में जो बड़े मुद्दे हैं, बेरोज़गारी है, गरीबी है, महंगाई है और करप्शन है और जो कमज़ोर लोग हैं उन पर उनके साथ अन्याय है, इन मुद्दों को सही मायने में उठाया नहीं जा रहा। और आपने सही कहा कि इन मुद्दों से डाइवर्ट करने की कोशिश लोग कर रहे हैं, तो ये देश के हित में नहीं है। असली मुद्दों पर जब आप बात नहीं करेंगे तो वो मुद्दे हल होने के बजाय और बढ़ते रहेंगे। महंगाई को कम करने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये और बढ़ेगी। बेरोज़गारी को आप कम करने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये और ज़्यादा बड़े विकराल रूप में सामने आएगी। तो मैं समझता हूँ कि हमें इतिहास से और दूसरे देशों से सबक लेना चाहिए कि इस रास्ते पर चलकर जो लोग तबाह हुए उस पर हम न चलें और हम अपने देश को बचाने की और इस देश को मजबूत करने की कोशिश करें। सर, जिस तरह से अभी कश्मीरी पंडितों की बात आती है कि 99 का तो सब हवाला देते हैं कि जिन लोगों ने पलायन करा उनके ऊपर फिल्में बन जाती है, लेकिन अभी फ़िलहाल में बीजेपी सरकार भी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं, कश्मीरी पंडितों पर अन्याय हो रहा है, उसके बाद वो पलायन करने के लिए मजबूर हैं। और जब 8 साल पूरे हो जाते हैं तो मोदी जी बोलते हैं कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे देश का अपमान हो। देखिए हमारा ऐसे लोगों के साथ सहानुभूति है, हमदर्दी है कि जो लोग भी अपने घरों से दूर हुए हैं या किए गए हैं वो ठीक नहीं हैं और उनका संबंध चाहे किसी भी धर्म से हो, ये हमारे लिए ठीक नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने घर में अपने आप को असुरक्षित महसूस करे, अपने देश में असुरक्षित महसूस करे। तो हम ये समझते हैं कि सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वहाँ एक विश्वास का वातावरण पैदा करें और इसको कम्युनल और सांप्रदायिक रंग ना दे। और जो लोग इसको सांप्रदायिक रूप देकर इस माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं उनको रोकना सरकार की ज़िम्मेदारी है। किसी की भी हत्या हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, मुझे लगता है कि उसको उसी तरह से देखना चाहिए और कानून के मुताबिक कार्रवाई भी होनी चाहिए। दूसरा, ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर के बारे में हम कहेंगे कि वहाँ पर विश्वास का वातावरण पैदा करने की, लोगों का दिल जीतने की, लोगों का डर ख़त्म करने की और जो लोग आपस में दूर हो गए हैं उनको करीब करने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए। और जो लोग अपने घरों से किसी वजह से चले गए थे, अब उनको वापस अपने घरों में पहुंचने का माहौल बनाना सरकार की ज़िम्मेदारी है, उनको सुरक्षा देना सरकार की ज़िम्मेदारी है। और सिर्फ उनको नहीं, हर धर्म के लोगों को, हर नागरिक को सुरक्षा देना सरकार की ज़िम्मेदारी है। और ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में जो मौतें हुई हैं, किलिंग हुई हैं, वो सिर्फ एक समुदाय की हुई है, ऐसा नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि वहाँ पर बड़ी संख्या में जो मौतें हुई हैं, चाहे किसी धर्म की हों, वो सब हमारे लिए गंभीर विषय है और सरकार को इनको गंभीरता से सोचकर और एक अच्छा वातावरण वहाँ बनाने की और लोगों में विश्वास पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो क्या कहना चाहेंगे मुसलमानों के लिए, जिस तरह से एजुकेशन का मामला हो, ये काफ़ी और सारे चीज़ों में मुसलमान पिछड़ता जा रहा है।
तो आप इस प्लेटफॉर्म से क्या कहना चाहेंगे उन सबके लिए? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि एक मुसलमान अल्लाह पर भरोसा रखता है, ईश्वर पर भरोसा रखता है, उसकी अदालत पर भरोसा रखता है ईश्वर की, और वो एक अच्छे इंसान बनकर ज़िंदगी गुजारना चाहता है। तो एक अच्छे शहरी हम बनकर रहें, और मैं ये कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि अगर आप धर्म के आधार पर ये कैटेगराइजेशन करें कि कौन सबसे ज़्यादा कानून का पाबंद है और कौन सबसे ज़्यादा लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है, धर्म के आधार पर आप सर्वे कराएंगे तो मुसलमान उसमें सबसे आगे नज़र आएगा। तो ये जो है, लेकिन हमारी ये कहना है कि मुसलमानों को चाहिए कि वो उकसावे में ना आए। बहुत सी कोशिशें उकसावे में लाने की कोशिश हो रही हैं, और अपने आप को जो है अपनी तरक्की के लिए और देश की तरक्की के लिए काम करें, और जो नफ़रत का एजेंडा जो लोग फैलाना चाहते हैं उस एजेंडे के उकसावे में आकर वो न बहें। और हम सिर्फ मुसलमानों से नहीं बल्कि पूरे देश की जनता से यही कहना चाहते हैं कि इस देश के अंदर एक विश्वास का वातावरण पैदा करने की ज़रूरत है, तभी हमारा देश मजबूत भी होगा, तरक्की भी करेगा। तो ये थे हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर सलीम साहब, जो लगातार बता रहे हैं जिस तरह से देश का माहौल बनाया हुआ है। मंदिर मस्जिद के नाम पे लोग लड़ रहे हैं, आपस में विश्वास जो है वो ख़त्म हो गया, हिंसाएं बढ़ती जा रही हैं। सरकार जो है कश्मीरी पंडितों की बात करती है, लेकिन अब जो पलायन कर रहे हैं उस पर कोई गौर नहीं दिया जा रहा। कश्मीरी फाइल्स मूवी तो बना दी जाती है, लेकिन फ़िलहाल जो हो रहा है कश्मीर के अंदर या फिर बाकी लोगों के साथ, जो बाकी धर्म मानने वाले लोग हैं, उन पर सरकार अपना जो ध्यान है वो नहीं दे रही। मोदी जी बोलते हैं कि मैंने देश का अपमान नहीं किया 8 सालों में, लेकिन जो बेरोज़गारी है, लगातार लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, खाने को नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, उन सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं जो मंदिर मस्जिद का मामले हैं और बुलडोज़र है वो भारी पड़ रहा है। मैं वरीन साहब, कैमरामैन आशीष के साथ नेशन दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।